नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और पॉलिटी पर जो करंट अफेयर है पिछले एक साल का, वो आज हम लोग ले रहे हैं, जिसमें मई 2024 से मई 2025 तक की घटनाओं का समावेशन कर रहे हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो कानून हैं, सरकार की कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं जिनका सीधा संबंध पॉलिटी से रिलेटेड है, क्योंकि योजनाओं को आप लोग वैसे भी करंट अफेयर्स में पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स के साथ भी पढ़ते हैं, तो हम कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन हैं, तो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम जो कि आगामी हमारे एग्जामिनेशन में काम आ सकेंगे, उस पर हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। और फटाफट से हम देखते चलते हैं इसमें किस प्रकार से हमने पॉइंट्स लिए हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। एक तो ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है पीआरएस से। पीआरएस लेजिस्लेचर, मैंने कई बार बताया है, वेबसाइट है। और संसद में जो कानून आते हैं, विधेयक आते हैं, कानून बनते हैं, या जो अध्यादेश राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जारी किए जाते हैं, या संविधान में जो संशोधन होते हैं, उन सभी का एक महत्वपूर्ण चित्रण जो है वो पीआरएस वेबसाइट पे हमको मिल जाया करता है ना। पीआरएस पीआरएस लेजिस्लेचर इसको बोलते हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव ब्रीफ कह दीजिए, पीआरएस लेजिस्लेचर बोल दीजिए। गूगल पे आप टाइप करेंगे तो वेबसाइट खुलती है, वहां से स्क्रीनशॉट ले लिया। ये 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 में प्रस्तुत किया गया। तो हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। संविधान में संशोधन तो 106 हुए हैं, लेकिन विधेयक जो 129 तक प्रस्तुत हो गए हैं। फिर जैसे जैसे विधेयकों पर विचार होता है और संविधान संशोधन के रूप में वो जब पारित हो जाते हैं, तो फिर उनका संशोधन का नंबर वहां से 106 के बाद हो जाएगा। जैसे 129वां संशोधन विधेयक यदि पारित हो जाता है और इस बीच में अन्य कोई संशोधन विधेयक पारित ना हो, तो इसका जो नंबर होगा वो 107वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी तो 106 संविधान संशोधन है, लेकिन विधेयक के रूप में करीब अभी 20 और विधेयक, 15-20 विधेयक जो है अभी वहां तक आ चुके हैं, इसलिए नंबरिंग 129वीं हो चुकी है। तो अगर 129वां संशोधन विधेयक पारित हो जाता है, तो उसका जो नंबर होगा वो होगा संशोधन में 107वां नंबर, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस से ध्यान रखिए। किसको लेकर है फटाफट से देख लेते हैं। 129वां संशोधन बिल जो है 2024 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया है। ये पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, उनकी जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है, संयुक्त संसदीय समिति, उसको ये भेजा गया है, उसको विचार के लिए रखा गया है। बड़ा महत्वपूर्ण विषय ये जो है वो चुनाव आयोग को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं की चुनाव एक साथ कराने के लिए सशक्त बनाने का प्रयास कर रहा है। हम सब जानते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो विषय है, एक देश एक चुनाव का विषय, लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक समय पर आयोजित हो। 1950 से 1967 तक शुरुआती 4 आम चुनाव एक साथ ही आयोजित होते थे। तो ये मुद्दा वापस से उसी विषय पर है। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में जो समिति गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट आई थी, और उसको आधार बनाकर ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो इसमें एक साथ चुनाव की शुरुआत, लोकसभा राज्य विधानसभा यदि समय से पहले भंग हो जाए, किस प्रकार से चीजें होंगी, इसका डिटेल तो बहुत लंबा चौड़ा है एनालिसिस। ठीक है, अभी तो केवल आप ये बिल का नंबर याद रख लीजिए, हमारे ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स हैं आपके आगामी दिनों में उसके लिहाज से। और इसमें संविधान के कुछ जो महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कि लोकसभा विधानसभाओं के सत्रावसान, उनके जो कार्यकाल है, या उनका जो विघटन इत्यादि से रिलेटेड है, वहां उन प्रावधानों में इसके लिए संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है, इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2024 भी प्रस्तुत किया गया है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी, इनके संदर्भ में भी ये प्रावधान रखा जाएगा। क्योंकि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के साथ साथ हम जानते हैं कि हमारे जो 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां विधानसभाएं हैं, दिल्ली है, पुडुचेरी है, और जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ कश्मीर और लद्दाख के रूप में, 2 केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें जम्मू कश्मीर जो है वो विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो उसको लेकर भी ये विधेयक साथ साथ जो है प्रस्तुत हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। ये मैंने जो है हमने टाइप करके और फिर यहाँ हमने लिया है स्लाइड पर कि साइमल्टेनियस इलेक्शन। साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है एक साथ चुनाव, है ना, साथ साथ चुनाव। ठीक है, साइमल्टेनियस होता है साथ साथ। तो साथ साथ जो चुनाव है उसके प्रस्ताव के लिए दिसंबर 2024 में लोकसभा में संविधान 129वां संशोधन बिल 2024 और ये बिल प्रस्तुत हुआ है। दोनों बिलों को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो संयुक्त संसदीय समिति होती है, जिसको जेपीसी बोला जाता है, श्री पीपी चौधरी के पास को भेजा गया है। ठीक है, राजस्थान से पाली से सांसद हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे आगामी एग्जाम के लिए, तो हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। एक एक स्लाइड जो खाली आएंगे आप समझ जाएगा कि इसके बाद हम नए टॉपिक पर यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, ये सुशासन दिवस 2024 में मनाया गया। अभी तो 2025 चल रहा है, दिसंबर में आता है सुशासन दिवस। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। गुड गवर्नेंस बोलते हैं इसको इंग्लिश में हम लोग। ठीक है ना, कई बार वो क्या करते हैं कि इसका हिंदी शब्द दे देते हैं, गुड गवर्नेंस, है ना, गुड गवर्नेंस। और 2014 से मनाया जा रहा है।
और उद्देश्य होता है सरकार की जवाबदेही, पारदर्शिता, प्रशासनिक दक्षता के प्रति नागरिकों में जागरूकता बढ़ाना। 2024 का जो थीम है वो आप याद रखिएगा, विकसित भारत के लिए भारत का मार्ग, सुशासन और डिजिटलीकरण। हम सब जानते हैं डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, डिजिटल जो पहल है उनकी हम बात करते हैं, खासकर कोविड के बाद जो सारा दौर आ रहा है उसमें डिजिटल चीजों को बढ़ावा मिला है। ठीक है, ये सब डिजिटल ही है हमारी क्लासेस वगैरह, तो के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसमें एक महत्वपूर्ण बात हमने ली है कि ये 8 बिंदु जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा 1990 के दशक से सुशासन की अवधारणा बड़ी महत्वपूर्ण हुई है गुड गवर्नेंस की। तो विश्व बैंक के माध्यम से 8 विषय सुशासन बताए गए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि सुशासन के लक्ष्यों में कौन सा शामिल होता है, नहीं होता है, तो सहभागिता होती है, इसमें सर्वसम्मति, उन्मुखता, ठीक है, विविध हितों के मध्य सामंजस्य बनाना, जवाबदेही होता है, पारदर्शिता है, उत्तरदायित्व है। पब्लिक एड वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो ये उस समय थोड़ा डिटेल में याद करना पड़ता है। प्रभावशीलता और दक्षता या कुशलता बोल सकते हैं, एफिशिएंसी, समावेशिता और समानता और विधि का शासन। तो 8 बिंदु जो है वो सुशासन के भीतर माने आते हैं। और भी बहुत सारे 800 बिंदु हो सकते हैं, लेकिन 8 महत्वपूर्ण रूप से वर्ल्ड बैंक ने घोषित किए थे, तो 8 बिंदु बड़े महत्वपूर्ण रूप से माने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये सुशासन सूचकांक भारत की जो पहल है गुड गवर्नेंस को लेकर, उसमें है राज्यों के प्रशासनिक प्रदर्शन का आकलन, एक ये प्रगति, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो प्रधानमंत्री द्वारा योजनाओं की निगरानी हेतु एक डिजिटल मंच है ये। मान लीजिए इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इसकी फुल फॉर्म पूछ ले, मान लीजिए प्रगति की। सूचना का अधिकार 2005 में जो आया था, सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है, ई कोर्ट प्रणाली है। अभी तो हम सब जानते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है उनके जो डिवीजन है वो वहाँ उनका अपना यूट्यूब चैनल भी आ गया है, डिजिटल सारी चीजें हो रही हैं धीरे धीरे। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली और मिशन कर्मयोगी, प्रशासनिक अधिकारियों का क्षमता विकास और प्रशिक्षण। ठीक है, तो ये काफी सारी महत्वपूर्ण बातें हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं हम लोग। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों की एक पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए, ये 2024-25 के हमने लिए, तो 2024 का घटनाक्रम पहले हम ले रहे हैं, फिर 2025 पूरे साल भर का घटनाक्रम है। तो 9 न्यायाधीशों की एक पीठ, आप समझ सकते हैं संविधान पीठ है। 5 न्यायाधीश या उससे अधिक जब होते हैं संविधान पीठ में गठित किए जाते हैं। अनुच्छेद 31C जो आर्टिकल 31C है उसकी संवैधानिक वैधता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न का निपटारा करने का निर्णय लिया। 31C जो है वो 25वें संशोधन से जोड़ा गया था और 1971 में जोड़ा गया था। और वो विषय हम सब जानते हैं, कई बार बताया है कि जो संसद बनाम न्यायपालिका संपत्ति का अधिकार ज्यादा महत्वपूर्ण है, या डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 सेक्शन बी और आर्टिकल 39 सेक्शन सी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो एक बहस थी, हम सब जानते हैं, पहला संशोधन, चौथा संशोधन, 17वां संशोधन, या शंकरी प्रसाद वाद और बेला बनर्जी वाद और सज्जन सिंह वाद और फिर गोलकनाथ वाद, ये सारी चीजें चल रही थी। इसमें मैं काफी डिटेल बता चुका हूं पहले। तो अभी ये महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। सुनवाई का मुख्य मुद्दा यह है कि क्या सरकार निजी संपत्ति का अधिग्रहण और पुनर्वितरण कर सकती है, क्या है ना, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हमेशा से महत्वपूर्ण अधिकार रहा, आर्टिकल 31 में था। अब तो आर्टिकल 31 44 संशोधन से हटा दिया गया है, लेकिन 31A, 31B और 31C, 31A और 31B जो है पहले संशोधन से जोड़े गए थे। 31B का संबंध 9वीं अनुसूची से, और 31C जो है वो 25वें संशोधन से जोड़ा गया है। ठीक है, देखिए एक चीज मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि साल भर का करंट अफेयर है, बहुत लंबा चौड़ा करंट अफेयर हो सकता है, हमने उसको कंसाइज करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा तेजी से पढ़ना इसलिए जरूरी है कि ये क्लास जस्ट एक रिवीजन क्लास के रूप में होती है, क्योंकि साल भर का करंट अफेयर मैं मानता हूँ आपने हर मंथ जब पढ़ रहे थे तो पिछले साल भर में हर मंथ आपने मैगजीन पढ़ी होंगी करंट अफेयर्स की, नहीं भी पढ़ी तो 3-3, 4-4 महीने में कंबाइंड उनको पढ़ा होगा। अब रिवीजन के हिसाब से जब हम लेते हैं तो थोड़ा सा चीजों को हमें फास्ट लेना पड़ता है ना, ये देखिए पढ़ने का तरीका है। अभी मैं अगर ये मान लीजिए 150 स्लाइड्स और मैं 6 घंटे लगा दूं, कोई मतलब नहीं रहेगा। हमारा उद्देश्य होगा 1.25 घंटे में, 1.25 घंटे में इसको हम कंप्लीट करें। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी समय की महत्ता को हमें समझना होगा। देखिए 31C जो है भारतीय संविधान में 1971 में 25वें संशोधन से जोड़ा गया है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय RC कूपर बनाम भारत संघ राष्ट्रीयकरण वगैरह से रिलेटेड था, उसके परिणाम स्वरूप आया था। इसको बैंक राष्ट्रीयकरण का मामला भी बोलते थे। ठीक है, और नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। ये 2024 में चूंकि इलेक्शन हुए, 18वीं लोकसभा के इलेक्शन हुए, उसका संदर्भ था। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, ये एक शब्द दिया गया PVTGS, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से एक शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार मतदान किया। तो ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है, क्योंकि वोटिंग की बात इसमें हो रही थी। उन्होंने अंडमान निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए पहली बार वोट डाला, जो भारतीय लोकतंत्र की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। 2011 की जनगणना से शोम्पेन जनजाति की अनुमानित जनसंख्या केवल 229 है। ये जनजाति अपनी विशिष्ट और अद्वितीय भाषा के लिए जानी जाती है, जिसमें विभिन्न बोलियां शामिल हैं। बोलियों को केवल निकोबार द्वीप के सीमित क्षेत्र में रहने वाले लोग ही समझ पाते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। फिर 18वीं लोकसभा के चुनाव में एक बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा था, आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसमें देश की जेलों में बंद 4 लाख से ज्यादा जो विचाराधीन कैदी हैं
उनको मताधिकार नहीं मिलता है, विचाराधीन कैदियों को मताधिकार नहीं मिलता है। विचाराधीन कैदी का मतलब होता है कि जिनके जो जेलों में बंद है, मुकदमे की सुनवाई चल रही है उनकी, लेकिन अभी तक निपटारा नहीं हुआ है या दोष सिद्धि नहीं है, लेकिन उस प्रक्रिया के दौरान वो जो लंबित है प्रक्रिया, उसके दौरान वो जेलों में बंद है, तो उनको मताधिकार नहीं मिलता है। जिस पर मुकदमा चल रहा हो या जो रिमांड पर हो या जिसे न्यायिक हिरासत में रखा गया जुडिशियल कस्टडी में, लेकिन दोषी घोषित नहीं है, तो विचाराधीन कैदी है वो, लेकिन उसे राइट टू वोट नहीं मिलता है। 2024 में बड़ा महत्वपूर्ण रहा। हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी धाराएं इसमें संविधान का या लोक प्रतिनिधि अधिनियम की धाराएं काम करती है। तो जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 62 सेक्शन 5, ये ध्यान रखिएगा, जेल में बंद कोई भी व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता, चाहे वो दोषी हो या विचाराधीन हो, लेकिन जिनका नाम मतदाता सूची में और वे हिरासत में नहीं है वे मतदान कर सकते हैं। निवारक हिरासत, ये आप विशेष ध्यान रखिए, आर्टिकल 22 का जो अपवाद है प्रिवेंशन डिटेंशन, यानी बिना किसी प्रकार का अपराध किए जाने से पूर्व ही जो किसी को निरुद्ध कर देना, गिरफ्तार कर लेना या नजरबंद कर देना, दैट इज कॉल्ड निवारक। तो निवारक हिरासत जो थी, इससे टाटा था, पोटा था, है ना, तो निवारक हिरासत में रखे व्यक्ति को मतदान से वंचित नहीं किया सकता, तो ये इसका भी अपवाद हो गया। तो विचाराधीन कैदी, तो इसलिए विसंगति देखी गई कि भाई विचाराधीन कैदी को तो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन निवारक में जो है उसको दिया जा रहा है, तो ये क्यों, तो ऐसा काफी सारे तर्क उठाए गए थे। अभी तो हम एग्जाम के लिहाज से देखते हैं इसको। मताधिकार को मौलिक अधिकार नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जो राइट टू वोट है वो हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, बल्कि कानूनी अधिकार माना गया है, जो आरपीए 1951 के अंतर्गत आता है। विशेषज्ञों का तर्क है कि विचाराधीन कैदियों को मतदान से वंचित करना आर्टिकल 14 का उल्लंघन है, भेदभावपूर्ण है, क्योंकि जमानत पर बाहर आरोपी वोट दे सकता है, लेकिन जेल में बंद विचाराधीन कैदी नहीं, इससे तर्कहीन भेदभाव पैदा होता है। तो खैर ये एक तर्क वहां दिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो राइट टू वोट है या राइट टू प्रॉपर्टी है, जैसे हमारे संपत्ति का अधिकार, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये वैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं भैया। इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण का मामले का संदर्भ लिया है हमने 1975 का, जिसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा बताया। इस केस को मैं पहले भी बता चुका हूं। एक पीयूसीएल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, नागरिक समाज का संगठन है ये। इसमें कहा गया 2003 में मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत है, लेकिन एक वैधानिक अधिकार है, स्टेचुरी राइट है ना, फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट का मतलब होता है भाग 3 में जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के मध्य रहते हैं। ठीक है, लेकिन मतपत्र के माध्यम से अपनी राय व्यक्त करना आर्टिकल 19 सेक्शन 1 सबसेक्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया। फिर अनुकूल चंद्र प्रधान बनाम भारत संघ, सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए 1951 की धारा 62 सेक्शन 5 को संवैधानिक ठहराया। इस धारा के तहत जेल में बंद व्यक्तियों को मतदान से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये केसेस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये 3 केस इसके लिए महत्वपूर्ण हो गए। ठीक है भैया, नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। इंदौर का एक मामला 2024 का आया और इसमें नोटा को नन ऑफ द अबोव, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, हम जानते हैं ये आप अपने किसी जो भी उम्मीदवार का नाम है ईवीएम में, उनसे यदि संतुष्ट नहीं है तो फिर नोटा का बटन दबा सकते हैं। तो नोटा को 2 लाख से ज्यादा वोट मिले, अब तक का सबसे अधिक प्रतिशत है। 2013 से नोटा शुरू हुआ है और 2024 में इंदौर में मतलब किसी भी कैंडिडेट से ज्यादा उसको मिले, वहां 2 लाख से अधिक वोट। तो एक बहस छिड़ी की क्या नोटा को एक काल्पनिक उम्मीदवार मानने की जरूरत है। तो अभी शिव खेड़ा जो है, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर रहे हैं, बहुत पुराने, एक किताब आती है जीत आपकी, यू कैन विन, है ना, तो शिव खेड़ा के द्वारा एक याचिका प्रस्तुत हुई है। मैंने पहले भी एक बार यूट्यूब पे बता रखी है बातें। तो वहां नोटा के संदर्भ में याचिका प्रस्तुत हुई है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी ऐसे राज्यों में नोटा को काल्पनिक उम्मीदवार माना गया। यदि नोटा को बहुमत मिले तो फिर से चुनाव होता है ना, मतलब नोटा को तो विजय घोषित करेंगे तो कैसे सीट कैसे भरी जाएगी, लेकिन वापस से चुनाव वहां कराया जाता है। तो महाराष्ट्र, हरियाणा, पुडुचेरी में तो ये किया गया है अभी तक। फिर इसमें आगे हम देखते हैं तो 1999 में विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट, विधि आयोग की रिपोर्ट्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे 170वीं 255वीं रिपोर्ट जो है इलेक्शन रिफॉर्म से भी रिलेटेड है, चुनाव सुधार से रिलेटेड है। तो उसमें नकारात्मक मतदान की सिफारिश की थी। फिर 2013 में ये केस आप ध्यान रखिएगा, विशेष रूप से पीयूसीएल बनाम भारत संघ का केस है, जिसमें नोटा बटन अनिवार्य कर दिया था। और 2013 में छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, दिल्ली और मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग हुआ था। तो राजस्थान में 2013 में विधानसभा चुनाव में इसका उपयोग हुआ था। केस का आप ये ध्यान रखिए, पीयूसीएल बनाम भारत संघ। सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख फैसले ये भी हमने देखा। फिर लिली थॉमस बनाम स्पीकर लोकसभा 93 का महत्वपूर्ण केस है। ठीक है, अभी जब 2024 में राहुल गांधी की जो सदस्यता है, जब उसको लेकर उनकी सदस्यता मतलब जो है उनको रिक्त कर दिया गया था, स्थान रिक्त कर दिया गया था, एक कोर्ट का डिसीजन आया था मानहानि के संदर्भ में उनका, हालांकि फिर बाद में जो है वो सदस्यता बहाल हो गई। तो वहां भी लिली थॉमस का जो केस है वो बड़ा चर्चित रहा था। मतदान को इच्छा या राय की औपचारिक अभिव्यक्ति माना गया, इससे मतदाता का तटस्थ रहने का अधिकार भी शामिल होता है।
शैलेश मनुभाई परमार बनाम भारत निर्वाचन आयोग 2018 केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नोटा का विकल्प राज्यसभा चुनाव में लागू नहीं होगा। तो ये 3 केस, ये भी आप विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे मैं कराते रहता हूँ और एग्जाम में आते भी हैं, तो आप पढ़िए कृपा करके। सुप्रीम कोर्ट ने, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं करंट में ना, मैंने 1-2 क्वेश्चन भी लिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि विद्यार्थी कई बार पूछते हैं कि करंट अफेयर के क्वेश्चन इनमें से कैसे बन सकते हैं, तो मैंने आज 1-2 क्वेश्चन ले लिए हैं, ठीक है। देखिए बहुत ज्यादा तो नहीं मैं कर पाता हूँ इस प्रकार की चीजें, लेकिन जितना भी कर पाता हूँ, आप सभी सराहना देते हैं तो आपका आभार है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा को ईवीएम में शामिल करने का आदेश किस केस में दिया था? तो इसमें सी आ जाएगा, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के केस में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नोटा का विकल्प भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार से जुड़ा माना गया है? तो 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। मैंने काफी सारे एमसीक्यूज अपन कर रहे हैं लगातार, बहुत सारे स्लाइड्स ले रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये मददगार होंगी। फिर ये एक एक्ट बना है, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, हम सभी जानते हैं, बल्कि विद्यार्थी वर्ग जो है इस बात से बड़ा पीड़ित रहा है कि पिछले कई वर्षों में कई एग्जाम्स में जो है पेपर लीक की घटनाएं और जो है अन्य जो अनियमितताएं, ये बहुत ज्यादा देखी गई। तो सरकार ने इसको लेकर एक कानून बनाया है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024, केंद्र का कानून है ना। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है, लेकिन ये केंद्र के कानून के रूप में बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी भर्ती परीक्षाओं में होने वाली धांधली और कदाचार को रोकना। यह अधिनियम 21 जून 2024 से प्रभाव में आया है, ठीक है। तो इसके प्रावधान है कई सारे, लेकिन आप एक बार इस केस का नाम ध्यान रखिएगा, ये कानून का नाम ध्यान रखिएगा। फिर एक और 2024 का एक महत्वपूर्ण कानून ये बना है, भारतीय डाकघर अधिनियम 2023 का नाम है इसका, 2024 में लागू हुआ। और ये जो है भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का औपनिवेशिक का कानून था। ये कानून 125 साल से अधिक पुराना था, तो इसको रिप्लेस किया गया। हमारी वर्तमान सरकार ने ये भी किया है कि बहुत सारे जो पुराने कानून थे उनको रिप्लेस किया गया, और इसमें ये माना गया कि आधुनिक समय में जो डाकखाने हैं, जो पोस्ट ऑफिस है, उनकी भूमिका केवल पत्र तक ही सीमित ना रहे, बल्कि बहुत सारे डिजिटल जो माध्यम है, संचार के जो माध्यम है, वित्तीय समावेशन के जो माध्यम है, उससे भी वो रिलेटेड हो जाए, ठीक है। तो भारत के डाक विभाग को आधुनिक डिजिटल और बहुसेवा मंच के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास है। यह अधिनियम संचार के बदलते स्वरूप, ई गवर्नेंस और नागरिक सेवा वितरण प्रणाली के अनुरूप एक महत्वपूर्ण सुधार है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये नीट, यूजी और यूजीसी नेट परीक्षाओं में विवाद रहा पिछले 2 साल से 3 साल लगातार, हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट तक मामले गए हैं, वहां सुनवाई हुई है। ये फिर से बहस शुरू हुई है कि शिक्षा का अधिकार जो राइट टू एजुकेशन है और संचालन किस स्तर पर होना चाहिए, राज्य या केंद्र पर, क्योंकि 42वें संशोधन से शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में, राज्य सूची के जो 5 विषय थे वो समवर्ती सूची में आ गए थे, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। टकराव में केंद्र का कानून प्रभावी होता है, हम सभी जानते हैं। इसमें ये ध्यान रखिएगा, संघ सूची की प्रविष्टि संख्या 64-65 वैज्ञानिक तकनीकी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, ये वहां लिखा गया है। तो ये इसमें आया है कि ये जो शिक्षा का जो अधिकार है वास्तव में केंद्र संचालित करे या राज्यों के स्तर पर ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये केस है बड़ा महत्वपूर्ण, मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य का केस है 2024 का, और याचिकाकर्ताओं ने सीआरपीसी की धारा 125, ये एक्चुअली पहले बता दूं आपको, यूसीसी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जो समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, उसका जो आर्टिकल है 44 डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, वहाँ का संदर्भ है। क्योंकि देखिए जो हम समान नागरिक संहिता में यही तो पढ़ते हैं ना कि विभिन्न जो धर्म हैं, संप्रदाय हैं, उनके अपने अपने धार्मिक प्रथागत कानून चलते हैं, और जो उनके निजी व्यवहार होते हैं, निजी व्यवहार का मतलब होता है पर्सनल जो कस्टम्स होती हैं, जैसे शादी है, ठीक है, विवाह है, तलाक है, उत्तराधिकार है, वसीयत है, दत्तक है, गोद लेना, तो इन पर वो धार्मिक प्रथा, धार्मिक कानून लागू होते हैं। और चूंकि आपराधिक विधियां तो पूरे देश में एक है, लेकिन दीवानी विधियां हर जो है धर्मावलंबियों के संदर्भ में यदि अलग अलग होगी, तो ऐसी स्थिति में विसंगति पैदा हो सकती है, आर्टिकल 14 का उल्लंघन होगा ऐसी स्थिति में। तो वहां ये मुद्दे आते रहते हैं, शाहबानो मामला, शायरा बानो मामला, सरला मुदगल का मामला, जॉन वलात्तम का मामला, ऐसे कुछ फेमस केसेस रहे। तो ये केस 2024 में आया है, जहां 125 मेंटेनेंस की धारा मानी जाती है सीआरपीसी की, जिसमें तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी को भरण पोषण के आदेश को चुनौती दी गई थी। उसमें 1986 के कानून का संदर्भ बताया गया था, जिसमें कहा गया कि 1986 का अधिनियम मुस्लिम महिलाओं के लिए विशेष और व्यापक भरण पोषण व्यवस्था प्रदान करता है, इसलिए तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोई दावा नहीं कर सकती, क्योंकि कानून धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी अब अप्रासंगिक हो चुका है। सीआरपीसी धारा 125 एक धर्मनिरपेक्ष प्रावधान, धर्मनिरपेक्ष कानून का मतलब होता है, कानून वैसे भी धर्मनिरपेक्ष होते हैं, होने चाहिए, क्योंकि कानून लागू होते समय इस बात से कोई सरोकार नहीं होता कि ये कानून किस धर्मावलंबी या किस संप्रदाय के व्यक्ति पर लागू हो रहा है, कानून की नजर में सब समान माने जाते हैं, ठीक है। तो जिसके तहत प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट भरण पोषण का आदेश दे सकता है।
लेकिन इस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि सीआरपीसी की धारा 125 न केवल विवाहित बल्कि तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है, चाहे किसी भी धर्म के हो। ये धारा यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है और संविधान के समता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों के अनुरूप है। इसलिए 1986 का जो एक्ट है वो सीआरपीसी की धारा 125 को निरस्त नहीं करता बल्कि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध कराता है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले शायरा बानो का जो केस था उसमें 3 तलाक को पहले अवैधानिक घोषित किया है 2019 में, और उसके बाद जो है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण कानून बन चुका है, पिछले वाली क्लास में मैंने बताया था। तो ये तो वहां से जो है 3 तलाक को अपराध घोषित किया है। इसलिए मुस्लिम तलाकशुदा महिलाएं भी सीआरपीसी धारा 125 के तहत भरण पोषण की मांग कर सकती है, भले ही 1986 का अधिनियम मौजूद हो। ठीक है, तो ये केस का नाम ध्यान रखिएगा आप लोग, ये केस का नाम है मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य। फिर आगे बढ़ते हैं, मासिक धर्म अवकाश पर सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी। देखिए, हमारी जो न्यायपालिका है बड़ी जीवंत और एक सामाजिक परिवर्तनों के प्रति बड़ी जागरूक है। तो ये एक लंबे समय से एक बहस चल रही है लैंगिक समानता के लिहाज से, कानून के समक्ष समानता के अधिकार के लिहाज से, और जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का जो अधिकार है आर्टिकल 21 उसके अंतर्गत, कि जो महिलाओं का जो मासिक धर्म का जो एक टाइम पीरियड है प्रत्येक माह में, जो उनकी एक जैविक संरचना है, शारीरिक संरचना है, तो उसके आधार पर उनके अवकाश में, कुछ देशों में इस प्रकार के अवकाश दिए जाते हैं महिलाओं को, क्योंकि उस समय वो एक विशेष शारीरिक स्थिति से या एक विशेष प्रकार की एक थोड़ा सा जो है जिसे हम कह सकते हैं मन विशेष प्रकार का रहता है, वो एक जैविक स्थिति है, शारीरिक स्थिति, तो उस समय उनको अवकाश दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश पीरियड लीव पर एक आदर्श नीति तैयार की जाए। जैसे मातृत्व अवकाश की चीजें होती हैं, तो उसी प्रकार लैंगिक समानता के लिए ये चीज दी जानी चाहिए। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ये विषय नीति निर्माण के क्षेत्र का है, ना कि न्यायिक निर्णय का। मासिक धर्म अवकाश विशेष प्रकार का अवकाश है जिसमें कामकाजी महिलाएं मासिक धर्म के दौरान सवेतन या अवैतनिक छुट्टी ले सकती हैं, उनका वेतन नहीं काटा जाए उस अवधि में। इसका उद्देश्य मासिक धर्म के समय शारीरिक असुविधा को ध्यान में रखते हुए एक मानवीय कार्य पर्यावरण को सुनिश्चित करना। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। देखिए, ये पॉइंट इसलिए लिया है क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आर्टिकल 39 में जब हम बात करते हैं, आर्टिकल 39 स्पेशली सेक्शन ई और सेक्शन एफ, और आर्टिकल 42 जब हम पढ़ते हैं, तो वहां ये बात आती है कि काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं इस प्रकार की उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भारत में वर्तमान स्थिति क्या है? बिहार में 92 से लागू है नीति, केरल में 2023 से लागू नीति है। ये सभी विश्वविद्यालय संस्थानों की महिला छात्राओं को मासिक धर्म अवकाश दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है कि स्पेन पहला यूरोपीय देश है जिसने महिला कर्मचारियों को मासिक धर्म के लिए सवैतनिक अवकाश दिया। इसके विधिक संवैधानिक परिप्रेक्ष्य आर्टिकल 15 सेक्शन 3 क्या कहता है कि राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। आर्टिकल 15 सेक्शन 1 सेक्शन 2 में जब हम बात कहते हैं ना कि राज्य केवल धर्म, मूलवन, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, वहां एक अपवाद की स्थिति आती है 15(3) में, जहां लिखा जाता है कि राज्य स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है, मतलब बच्चों के लिए और स्त्रियों के लिए विशेष प्रावधान। तो ये प्रावधान किया जा सकता है आर्टिकल 15(3) का संदर्भ। फिर अनुच्छेद 42 जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को निर्देश देता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और जो प्रसूति सहायता, जो मातृत्व सहायता, वो प्रदान करे, है ना। तो ये सारी की सारी उस दिशा की ओर जाती हुई चीजें हैं, एक उन्नत प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया का ये उदाहरण है। ठीक है, चलिए साहब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट बिंदु है एसडीजी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 का। हम सभी जानते हैं यूएन के द्वारा 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य है, जिसमें 17 लक्ष्य और 2030 तक का समय। वर्ष 2000 में एमडीजीज यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य घोषित किए गए थे। अब जो है ये लक्ष्य घोषित किए गए हैं 17 एसडीजीज के आधार पर नीति आयोग द्वारा, है ना। हमने पॉलिटी में इसलिए लिया कि नीति आयोग तैयार करता है, ये हमेशा वार्षिक मूल्यांकन उपकरण है। भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति को मापना, ये सब ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, साफ सफाई है, पेयजल है, पर्यावरण है ना, भोजन है, शहरी जो आवास है, शहरों में रहना है, ये इत्यादि चीजें इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी शामिल होती हैं। तो एसडीजी स्कोर भारत का समग्र 23-24 में 71 रहा है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य केरल और उत्तराखंड रहे हैं, और कमजोर प्रदर्शन करने वाला राज्य इसमें बिहार रहा है। ये 17 जो विकास लक्ष्य हैं, इसमें शून्य गरीबी का संदर्भ है, और ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है पिक्चर मुझे नहीं दिख पा रही है, तो आपको शायद नहीं दिख पा रही होगी। ये तो खैर गूगल पे अवेलेबल है, आप चाहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा 17 विकास लक्ष्यों की। ठीक है ना, ये थोड़ा सा मुझे लगता है वो एनलार्ज होने में ये इसके अक्षर कम समझ में आ रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगा इसके लिए। ठीक है, लेकिन मैं गूगल से लेकर इसको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा 17 विकास लक्ष्य। आजकल क्या पेपर बहुत अच्छे बन रहे हैं ना, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकते हैं, पूछ लेते हैं क्वेश्चन कि ये विकास लक्ष्य बताइए। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग की संरचना, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं,
और नीति आयोग मैंने पिछली क्लास में बताया था 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ है। इसकी गवर्निंग काउंसिल है, उसमें सभी राज्यों के सीएम हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री द्वारा नामित विशेष आमंत्रित सदस्य, विशेषज्ञ, नीति विशेषज्ञ, फिर मुख्य कार्यपालक अधिकारी जो होते हैं नीति आयोग के सीईओ, जिनको प्रधानमंत्री विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्त करते हैं, पद भारत सरकार के सचिव स्तर के समकक्ष होता है। संरचना है यहाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ये एक महत्वपूर्ण बात है, राज्यपालों की आपराधिक छूट पर सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया है और आर्टिकल 361 का इसमें संदर्भ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपालों को प्राप्त आपराधिक उन्मुक्ति की न्यायिक जांच की जा सकती है ना। देखिए आप समझिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आर्टिकल 361 है राष्ट्रपति और राज्यपालों की उन्मुक्तियां, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे, कोई आपराधिक कार्रवाई उनके कार्यकाल के दौरान स्थापित नहीं की जाएगी, उनको जो है गिरफ्तार या सजा नहीं दी जा सकेगी, और कोई भी दीवानी कार्रवाई जो है वो 2 मास का नोटिस देकर की जा सकेगी। लेकिन मूल रूप से जब संविधान बनाया गया तब ये व्यवस्थाएं रखी गई। जैसे चीजें चली हैं और यदि संवैधानिक मूल्यों का पालन करने में कहीं दिक्कत हुई है किसी पदाधिकारी से, फिर वो भले कोई भी पदाधिकारी हो, तो उनका कृत्य निश्चित रूप से न्यायिक समीक्षा, न्यायिक जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि सब संविधान के भीतर है। सीधी सी बात है, ये संविधान की प्रभुसत्ता की सूचना देता है कि सब संविधान के भीतर है, कोई संविधान से ऊपर नहीं है। विधि के समक्ष समता यही कहती है कि सब पर विधि का शासन लागू होगा। जो छूट दी गई थी वो इसलिए कि भाई ऐसा पद पर बैठे व्यक्ति इस प्रकार का कोई अनैतिक आचरण नहीं करेंगे, इसलिए उनको संरक्षण दिया जाए। लेकिन यदि वो करते हैं तो फिर उनको छूट भी नहीं मिलेगी, वहां ये चीज है। तो ये फैसला राजभवन की एक महिला कर्मचारी द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत के संदर्भ में आया, पश्चिम बंगाल का मामला था। तो ये यहाँ आप विशेष रूप से याद रखिएगा, क्योंकि आर्टिकल 361, ये 361 के 4 खंड हैं, वो हमने लिए हैं सारणी के रूप में, ये देख लीजिएगा। ये न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। 361(1), 361(2) कहता है कार्यकाल के दौरान उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ में जारी नहीं की जाएगी। 361(3) कहता है गिरफ्तारी या कारावास की अनुमति नहीं, और 361(4) कहता है सिविल कार्रवाई केवल 2 महीने पूर्व के लिखित नोटिस के साथ ही दी जा सकेगी, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक व्याख्याएं हैं, इसी केस से रिलेटेड है। तो 1961 का मामला है, डॉक्टर एस.सी. भारत बनाम हरि विनायक पाटस्कर। आधिकारिक और व्यक्तिगत आचरण में अंतर होता है। आधिकारिक कृत्यों पर तो पूर्ण उन्मुक्ति है, लेकिन व्यक्तिगत पर लागू नहीं होगी। मैंने भी कहा ना भाई, ऑफिशियल पर संदर्भ अलग हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो है आचरण वो जांच के दायरे में हो सकेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण केस है एग्जाम के लिए, मैं बिल्कुल आग्रह कर रहा हूँ, याद रखिएगा। रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ का केस है। संवैधानिक कार्यों में पूर्ण छूट मान्य है, लेकिन दुर्भावनापूर्ण किए गए कार्यों की न्यायिक जांच संभव होगी। तो राज्यपाल से रिलेटेड ये 2 महत्वपूर्ण केस है, यहाँ पर इनको आप ध्यान रखिएगा। ये इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, अनुच्छेद 361 किस मौलिक अधिकार का अपवाद माना जाता है? तो आर्टिकल 14 का ये अपवाद माना जाता है, क्योंकि आर्टिकल 14 आपको ध्यान होगा कि विधि के समक्ष समानता है, लेकिन उसका अपवाद है। अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार, 194 में विधायकों के विशेषाधिकार, और 361 में राष्ट्रपति राज्यपालों की उन्मुक्तियां, और यूएन तथा जो वैदेशिक राजदूत हैं उनके कर्मचारी इत्यादि जो होते हैं वो इसमें आर्टिकल 14 में के अपवाद माने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये स्लाइड्स एक एक जो ब्लैंक आ रही है, आप समझ रहे हैं ना कि उसके बाद नई स्लाइड पे नया पॉइंट चालू हो रहा है, ठीक है। केंद्र सरकार ने अभी आरएसएस जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उससे संबंधित प्रतिबंध समाप्त कर दिया, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारी इसकी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं, ठीक है। एक महत्वपूर्ण डिसीजन है। ये आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग डीओपीटी द्वारा जारी किया गया। ये 66, 70, 80 के सरकारी आदेश अब अप्रभावी हो गए, जो कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों से रोकते थे। सरकार ने स्पष्ट किया कि आरएसएस अब कोई राजनीतिक संगठन नहीं माना जाए, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के साथ जो उनकी नियमावली होती है, सर्विस रूल्स जो होते हैं, उसमें कई प्रकार के क्लॉज होते हैं। तो वहाँ ये क्लॉज होता है कि किसी राजनीतिक संगठन में उनकी भागीदारी नहीं होगी पद पर रहते हुए, लेकिन आरएसएस जो है उसको राजनीतिक संगठन नहीं माना जाएगा, इसलिए इस पर शामिल होने, इसमें भागीदारी से जो प्रतिबंध था उसे समाप्त कर दिया गया है। आचरण नियम 5(1) के तहत कर्मचारी आरएसएस की गतिविधियों में बिना दंड के भाग ले सकेंगे। ये केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगा, ना कि राज्य सरकारों पर। अभी ये नियम है, राज्य सरकारों के फिर अपने अपने सर्विस रूल है, ठीक है। तो ये विशेष रूप से याद रख लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन पूछने के निम्न से कौन से संगठन गतिविधियों में भाग लेने पर जो प्रतिबंध था वो हटा दिया गया, तो आप ध्यान रखिए आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये संघवाद से रिलेटेड केस है। एमसीडी एल्डरमैन नामांकन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। एमसीडी है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, दिल्ली जो नगर पालिका है ना, दिल्ली की नगर पालिका। और एल्डरमैन होते हैं अनुभवी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगरीय प्रशासन का विशेष ज्ञान होता है और उनकी सेवा लेने के लिए उनको मनोनीत किया जा सकता है। निर्वाचित व्यक्ति नहीं होते हैं। तो दिल्ली में एलजी जो उपराज्यपाल है उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया था, उसको दिल्ली सरकार ने चुनौती दी थी। मैं संक्षेप में बता देता हूँ फटाफट से। दिल्ली गवर्नमेंट ने चुनौती दी। दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमसे जो मंत्रिपरिषद सलाह मशवरे के बिना ये अपॉइंटमेंट कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया
कि ये कार्य जो है एलजी के विवेकाधिकार में आते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली की स्थिति अगर वो पूर्ण रूप से केंद्र के नियंत्रण में नहीं है क्योंकि वह विधानसभा है, तो पूरी तरह मुख्यमंत्री के नियंत्रण में भी नहीं है क्योंकि वो केंद्र शासित प्रदेश भी है ना, तो दोनों की वहाँ चीजें सामूहिक रूप से देखी जाती हैं। दिल्ली के संदर्भ में क्लॉज ही अलग आते हैं, हम जानते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में आर्टिकल 239 से आर्टिकल 242 वो प्रोविजन ही अलग आता है। भारतीय संविधान का भाग 5 भाग 6 ये दोनों ही लागू नहीं होते, भाग 7 तो खैर निरसित हो चुका है, भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक लागू होता है। मैं आग्रह हमेशा ये करता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखिए हमेशा आप, आगामी जो भी आप एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, मैं लगातार आप लोगों के साथ जुड़े रहने का प्रयास कर रहा हूँ, ईश्वर करें और हम सदा कामयाब हों इस चीज में और हमेशा जुड़े रहें अच्छे से और आप तैयारी भी करें, सफलता प्राप्त करें, नौकरी प्राप्त करें, ठीक है। तो ये हमेशा मैं कहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेजर बात ये होती है कि जब भी कोई नया प्रोविजन आया तो उसके साथ एक नई बात है, पुरानी बात से वो लिंक तो हो सकती है, ठीक है, लेकिन पुरानी बात का नियम अक्षरशः उस पर लागू नहीं होगा, है ना, क्योंकि वो बात ही अलग हो गई। तो जैसे भाग अलग हुआ नई चीज आ गई, आर्टिकल नया आ गया नई चीज आ गई, इवन खंड उपखंड में भी नई चीज आ जाएगी, लिंक हो सकती है लेकिन चीज वो नई हो जाएगी ना भाई, आप समझिएगा नई लाइन आई तो नई बात वहां शुरू हो जाती है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना भी एमसीडी में एल्डरमैन को नामित कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने निर्णय में दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ 2023 की संविधान पीठ 5 जजों के निर्णय भरोसा जताया। 2023 के फैसले में कहा गया था कि चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसलिए संसद को राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बनाने का अधिकार है। स्थानीय सरकार राज्य सूची का विषय एमसीडी संबंधित कानून से इसी में आता है जिसमें संसद द्वारा बनाया गया है, ठीक है। फिर अनुच्छेद 239 AA है ना, ये दिल्ली के प्रशासन के संदर्भ में आता है जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, विधानसभा के अधिकार क्षेत्र वाले मामलों में एलजी उपराज्यपाल को सहायता सलाह देंगे। कोई मामला ऐसा है जिसमें एलजी विवेकाधिकार से निर्णय ले सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, दिल्ली विधानसभा को सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है, और पुलिस और भूमि को छोड़कर बाकी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो लोक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड जो भूमि है उसको छोड़कर दिल्ली विधानसभा, इन 3 पर केंद्र सरकार की शक्ति होती है, ठीक है। हालांकि स्थानीय सरकारें भी राज्य सूची में आती है लेकिन चूंकि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी इसलिए संसद इन विषयों पर डीएमसी जो अधिनियम है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली नगर पालिका अधिनियम, उसके माध्यम से कानून बना सकती है। 1956 का ये कानून है जिसका संदर्भ यहाँ प्रस्तुत हुआ है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये, क्योंकि संघवाद से रिलेटेड है, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीएमसी अधिनियम की धारा 3 जो है एलजी को स्पष्ट अधिकार देती है कि बिना परामर्श एल्डरमैन नामित कर सकते हैं। इस मामले में एलजी का विवेकाधिकार लागू होता है। ये इस प्रकार से चुनौती दी गई थी, ये थोड़ा देख लीजिएगा कि एल्डरमैन को निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं होते बल्कि उन्हें विशेष अनुभव या ज्ञान के आधार पर नामित किया सकता है। वे नगर पालिका की कार्रवाई में विशेषज्ञ सलाह देने का काम करते हैं, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट की विशेष लोक अदालत 75वीं वर्षगांठ पर एक पहल की गई है क्योंकि 1950 जो है उसमें 26 जनवरी को 1950 में सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश हुआ है। 1935 के भारत शासन अधिनियम का जो फेडरल कोड था उसी का हम रूपांतरण कहते हैं, लेकिन हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को आता है। तो विशेष लोक अदालत आयोजित हुई और लंबित मामलों को निपटाना, जनता को त्वरित, सुलभ और सौहार्दपूर्ण न्याय देना। लोक अदालतें जो है एक तरह से मामलों का ऐसा निपटारा जिसमें जो विवाद है उससे रिलेटेड जो गुस्सा है, जो लड़ाइयाँ हैं, उनको आसानी से निपटाया जा सके। स्वैच्छिक सहयोग की एक प्रणाली माना जाता है इसको। देखिए यहाँ लिखा है, गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली। एक यार ध्यान रखिएगा भैया कि एडीआर एक शब्द आजकल आता है, एक तो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, वो तो है नागरिक समाज संगठन। ये एडीआर है वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे, अच्छा रहेगा। तो इसमें मामले वैवाहिक हैं, संपत्ति के हैं, मोटर दुर्घटना के बीमा वगैरह मामले हैं, भूमि अधिग्रहण, मुआवजे, सर्विस और लेबर से रिलेटेड विषय हैं, ये सारे इसमें देखे जाते हैं। एक विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम को ध्यान रख लीजिएगा, आर्टिकल 39A के तहत ये स्टैब्लिश होते हैं जो 42वें संशोधन से आया था। समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। मैंने इस पर आपको बताया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण वाला जो केस था जहां ट्रांसजेंडर्स को तृतीय लिंग के रूप में मान्यता दी गई है, वहां भी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का संदर्भ आया था, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी 2014 का केस, याद होगा आपको, है ना। अभी रिसेंट ही कराई हैं ऐसी चीजें तो सारी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ये सीबीआई द्वारा कोलकाता मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस में पॉलीग्राफ टेस्ट की अनुमति संबंधी जानकारी। ये एक मामला हुआ था, बहुत ही जघन्य किस्म का मामला था और वहाँ पॉलीग्राफ टेस्ट का संदर्भ था। इसे हमने इसलिए यहाँ लिया है क्योंकि इसमें जो आर्टिकल 20 है ना, अपराध की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, जिसमें आर्टिकल 20 सेक्शन 3
जो आत्म अभिशंसन यानी स्वयं के विरुद्ध ही गवाही देने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किए जाने से स्वतंत्रता, जहाँ नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह से रिलेटेड चीजों की बात होती है, उसका संदर्भ आया है। तो इसमें पॉलीग्राफ टेस्ट का संदर्भ है संदिग्ध के बयानों की सत्यता परखना, संभवतः झूठ या धोखे की पहचान करना। इसकी प्रक्रिया दी गई है, ये साइंस टेक वाले ज्यादा बेहतर जानते हैं कि भाई किस प्रकार से ऐसे कोई चीजें होती हैं, तंत्रिकाएं वगैरह क्या क्रियाएं होती है, तो ये तो आप पढ़ लीजिएगा, ये तो सिंपल। हमारा जो संदर्भ है यहाँ पर ये इस बात से है, जो ये है आत्म जो दोष से संरक्षण, आत्म अभिशंसन इसको बोल देते हैं, ठीक है ना, आत्म अभिशंसन से सुरक्षा, सेल्फ इनकार्नेशन बोलते हैं, आत्म अभिशंसन। और इसमें कोई भी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए, साक्ष्य गवाही या साक्ष्य, एविडेंस और विटनेस के लिए बाध्य नहीं किया सकता। बिना सहमति के पॉलीग्राफिक या नार्को या ब्रेन मैपिंग टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि परीक्षण आरोपी से स्वयं के विरुद्ध संभावित जानकारी प्राप्त करता है, इसलिए परीक्षण से पहले सहमति आवश्यक है। फिर इसमें संदर्भ है महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय, इसमें सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य का जो मामला है, इसमें ये याद रखिएगा एक तो। दूसरा डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य का मसला है, और तीसरा बॉम्बे राज्य बनाम काठी कालू ओघद, है ना। हालांकि इसमें ये होता है कि जैसे नमूना हस्ताक्षर जैसे मिलान किए जाते हैं, तो सामान की तलाशी वगैरह है, वो उसका निषेध नहीं, क्योंकि वो जो है साक्ष्य नहीं कहलाता, परिसाक्ष्य कहलाता है ना, एविडेंस नहीं कहलाता, वो टेस्टिमोनीज कहलाता है। तो यही है कि जैसे उंगली के निशान हैं, खून का नमूना है, पहचान परेड, उस पर लागू नहीं होगा ये अधिकार। तो ध्यान रखिएगा, सेल्वी बनाम कर्नाटक का मामला है। नंदिनी सतपथी का भी एक विषय जो केस है वो इसमें काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री की टिप्पणी है स्वतंत्रता दिवस 2024 पर प्रधानमंत्री ने यूसीसी की मांग दोहराई। महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला है उसको उन्होंने कहा। यूसीसी का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है, जो राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का हिस्सा है। आर्टिकल 40 कहता है राज्य भारत के समस्त क्षेत्र में नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। ये निर्देशात्मक है, बाध्यकारी नहीं, इसलिए इसका क्रियान्वयन सरकारों के विवेक पर निर्भर होता है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इससे रिलेटेड जो विषय होते हैं ना, विवाह, तलाक, उत्तराधिकार इत्यादि, वसीयत है, दत्तक, गोद लेना वगैरह, वो सब समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र और राज्य दोनों लागू कर सकते हैं। गोवा में बहुत पहले से जो है ये संहिता लागू होती रही है। अभी उत्तराखंड में भी जो है यूसीसी लागू की गई है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में भी लागू किया गया है। इस पे कुछ महत्वपूर्ण जो डिसीजन है, शाहबानो केस है, हम पढ़ चुके हैं, पहले कई बार बात कर चुके हैं। सरला मुद्गल बनाम भारत संघ जॉन वलंतम केस, और शायरा बानो केस, और जोस पाओलो कोटिनो केस, ये गोवा के संदर्भ में दिया गया था, जिसकी प्रशंसा की गई, इसे पूरे भारत में लागू करने का आह्वान किया गया है ना, जो मैंने संदर्भ दिया था गोवा का। तो ये 5 केस इसमें आप महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। ये नव भारत साक्षरता कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, NILP। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत वयस्क साक्षरता को लेकर एक नई परिभाषा और पूर्ण साक्षरता का मानदंड निर्धारित किया। पहले साक्षरता की जो परिभाषा थी, ट्रेडिशनल, किसी भाषा को लिखना पढ़ना हस्ताक्षर करना, ये था। अब उसकी व्यापक परिभाषा की गई, भी देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, आप याद रखिएगा, इसके कुछ बिंदु याद रखिएगा, वो करंट के हिसाब से, या आपका जो एजुकेशन साइकोलॉजी वाला पार्ट था उसके हिसाब से वो चीज याद रखिएगा। पहले से वयस्क शिक्षा कार्यक्रम कहा जाता था, अब इसे उल्लास अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, तो ये फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा देख लीजिएगा, इस नाम से जाना जाता है इसको। इसका उद्देश्य है भारत को जन जन साक्षर बनाना, कर्तव्य बोध और स्वैच्छिक भागीदारी लक्ष्य है इसका। हर वर्ष में 1 करोड़ निरक्षरों 15 वर्ष या उससे अधिक उम्र के शिक्षित करना। ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम OTLS, इसके जरिए क्रियान्वयन, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट, असेसमेंट होता है मूल्यांकन करना, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र का जो सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य है ना, सतत विकास लक्ष्य बोलना चाहिए मुझे, सतत विकास लक्ष्य, उसका बिंदु संख्या 4.6, मतलब उसके विकास लक्ष्यों में क्या है, एक ही बिंदु के बहुत सारे और भी लक्ष्य हैं, तो 4.6 में ये शामिल होता है ना, सतत विकास लक्ष्य, ठीक है भैया। वर्ष 2030 तक सभी युवाओं और वयस्कों को आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्रदान करना है ना, यानी गणित का जो प्रारंभिक ज्ञान है। और इसमें नई साक्षरता की परिभाषा क्या है, केवल पढ़ने, लिखने और गणना तक सीमित नहीं है, इसमें शामिल है पहचानना, समझना, व्याख्या, निर्माण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, है ना, जैसे बैंकिंग सिस्टम के बारे में, UPI के बारे में जानना, दैट इज कॉल्ड वित्तीय साक्षरता। डिजिटल साक्षरता है कोई जैसे आपका ये जो भी अपन डिजिटल माध्यम से एप्लीकेशंस को, वेबसाइट्स को, कोई टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप है, इनको ऑपरेट करना, इनमें फाइल को अपलोड करना, ठीक है, डाउनलोड करना वहां से, है ना, चीजों कॉपी पेस्ट करना, दैट इज कॉल्ड डिजिटल साक्षरता, ठीक है, महत्वपूर्ण जीवन कौशल।
जब कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 95% साक्षरता दर हासिल कर लेता है तब उसे पूर्ण साक्षर घोषित किया जाता है। ठीक है भैया, आइए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर एक नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लें कि हाल ही में भारत के किस संवैधानिक संस्थान ने या निम्न में से किस संस्थान ने जो है अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूरे किए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लें, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नया ध्वज और प्रतीक चिन्ह में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और भारतीय संविधान की पुस्तक शामिल है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना तारीख 26 जनवरी 1950। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट के विकास के मैंने कुछ चरण भी हमने लिए हैं इसमें। तो पहला चरण जो है 58-67 तक संवैधानिक पाठ का पालन, न्यायिक संयम। उस समय हम जानते हैं कि जो संसद संविधान संशोधन कर रही थी, न्यायालय ने उनको वैध ठहराया है ना। शंकरी प्रसाद का वाद है, चंपाकम दोईराजन का केस है, बेला बनर्जी केस है, सज्जन सिंह केस है ना, कामेश्वर सिंह का केस है। ऐसे महत्वपूर्ण केस है, कुछ कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जरूर दिए। दूसरा चरण था 67, तो गोलकनाथ का केस आ ही गया था। न्यायिक सक्रियता की शुरुआत 76 में आ जाता है। मुंबई कामगार सभा का जो वाद था, वहां से ये व्यवस्था आ जाती है। आपातकाल लग चुका था, एक संदर्भ था, और संसद के साथ टकराव शुरू हो गया था गोलकनाथ वाद में। ठीक है, और तीसरा चरण 78 से 2024 तक का, जहां जनहित याचिकाएं प्रस्तुत हुई, मेनका गांधी केस है, हुस्न आरा खातून केस है, और फिर उसके बाद न्यायिक सक्रियता का और डेवलपमेंट हुआ है, जनहित याचिकाएं और आम जनता के अधिकारों की रक्षा पर जोर। चौथा चरण 2014 से वर्तमान तक संविधान की उदार व्याख्या, संविधान को जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा गया है। ठीक है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर न्याय की बढ़ती घटना, ये अभी हाल के वर्षों में, पिछले कुछ वर्षों से हमने देखा कि कुछ ऐसे मामले जहां किसी व्यक्ति पर किसी अपराध के किए जाने का कोई आरोप लगा, कोई किसी प्रकार का घटनाक्रम हुआ, कोई गली मोहल्ले में उसने कुछ ऐसा काम कर दिया, या किसी प्रकार का कोई भी कार्य अपराध के रूप में उसने किया किसी व्यक्ति ने, तो उसका मकान, उसकी कोई संपत्ति इत्यादि को ध्वस्त किया गया। तो ये विषय जो है, देखिए ऐसे जो विषय होते हैं वो चर्चा का, वाद विवाद का विषय बनते ही हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया, बुलडोजर न्याय की जो बढ़ती घटना है उस पर चिंता जताते हुए देशव्यापी दिशा निर्देशों की घोषणा की, ताकि मनमाने तरीके से संपत्तियों को ध्वस्त करने की घटनाएं रुकी जा सके। आपको ये जो ध्यान रखना है, देखिए ये बिंदु ये है कि अनुच्छेद 142 का इसमें संदर्भ दिया है। इससे पहले भी हमने हमारे पॉलिटिजोन चैनल पर कठिन विषयों के आसान रहा है ना, ये अपना पॉलिटिजोन का एक टैगलाइन है। तो ये अगर हम देखें तो इस पे मैंने पहले भी अभी बताया था, सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया था राज्यपाल के विधेयकों को जो लंबित उन्होंने रख रखे हों उसके संदर्भ में अनुमति देने की समय सीमा, वहां भी आर्टिकल 142 का प्रयोग हुआ था। पूर्ण न्याय का आर्टिकल है 142 जो है, पूर्ण न्याय, इसको बोलते हैं कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय का आर्टिकल है। तो थोड़ा याद रख लेंगे, अच्छा रहेगा। इसके तहत आदेश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा, बिना उचित प्रक्रिया अपनाए किसी भी आरोपी या दोषी की संपत्ति को ध्वस्त करना असंवैधानिक है। बुलडोजर न्याय ऐसी प्रथा है जिसमें आरोपियों की संपत्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के सीधे ध्वस्त किया जाता है। इसे अक्सर दंडात्मक कार्रवाई या प्रतिशोधात्मक कार्रवाई मान लिया जाता है, बदले की भावना मान लेते हैं कभी कभी, जो संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उचित प्रक्रिया और प्राकृतिक न्याय, ये आप याद रख लीजिएगा, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 है ना। मैंने गोल्डन ट्रायंगल का संदर्भ दिया था मेनका गांधी केस में, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 गोल्डन ट्रायंगल एक दूसरे के पूरक हैं। कानून की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, रिजु, तर्कसंगत होनी चाहिए, है ना, और उसमें एक सार होना चाहिए, सारपूर्ण होनी चाहिए, प्राकृतिक न्याय के अनुरूप होनी चाहिए। प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि किसी भी मामले में विवाद से जुड़े दोनों पक्षों की अवश्य सुनवाई होगी, और जो एक पक्ष है वो कभी भी न्यायाधीश बनकर स्वयं न्यायाधीश नहीं बन जाएगा, एक पक्ष है, दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। आरोप या दोष सिद्धि मात्र से संपत्ति ध्वस्त करना संवैधानिक उल्लंघन है। ये प्रस्तावित जो दिशा निर्देश दिए हैं उनके मुख्य बिंदु हैं, पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए, कानूनी जवाब का अवसर, उचित दस्तावेजीकरण, समान कानूनी प्रक्रिया का पालन, मनमाने और भेदभावपूर्ण कार्यों पर रोक और ध्वस्तीकरण का औचित्य कानूनी रूप से प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी विशेष रूप से आपको याद रखने हैं, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये इन आर्टिकल्स का संदर्भ है, इसलिए महत्वपूर्ण था बुलडोजर न्याय का संदर्भ। आर्टिकल 21 विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो अब विधि की उचित प्रक्रिया के साथ जुड़ गई है। आर्टिकल 300 है संपत्ति का अधिकार, है ना, कानूनी अधिकार हो गया। आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता। आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति का संदर्भ हो गया। ठीक है, आर्टिकल 51C जहां हम अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करते हैं, तो इसमें ये कैसे संदर्भ आया, ये विशेष जानने की बात है कि आर्टिकल 51C कैसे आ गया, भारत को अंतर्राष्ट्रीय संधि और कानूनों का सम्मान। तो यहाँ मैंने लिया है नेक्स्ट स्लाइड में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ, जिनेवा कन्वेंशन अनुच्छेद 87 सेक्शन 3 सामूहिक दंड पर प्रतिबंध। कि ऐसा नहीं है कि सामूहिक दंड दिया रहा है, क्योंकि किसी संपत्ति अगर ध्वस्त की गई है तो उसके साथ साथ बहुत सारे जो अन्य उस पर आश्रित हैं, जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, जो उससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े थे, वो भी बेघर हो सकते हैं उससे, वो भी जो है उनको भी वहाँ जो है मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है ना, और वो निश्चित रूप से उसमें होता है उनको। तो भारत का कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करें, है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये याद रखिएगा, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का केस है 1985 का, जिसमें आर्टिकल 21 में जीवन, आजीविका और आश्रय का अधिकार शामिल है। बिना उचित प्रक्रिया के घर ध्वस्त करना संवैधानिक उल्लंघन है। केटी प्लांटेशन बनाम कर्नाटक राज्य, अनुच्छेद 301 के तहत संपत्ति से वंचित करने का कानून न्याय संगत, निष्पक्ष और उचित होना चाहिए। तो ये ओल्गा टेलिस वाला केस बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ये भी एक महत्वपूर्ण केस था यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण केस है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हाँ, सीबीआई जांच आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले, सीबीआई की भूमिका। अच्छा, इसमें एक स्लाइड हमने ऐड नहीं करी है, कोई बात नहीं, मैं यहीं ऐड कर देता हूँ अभी ताकि ध्यान रहे। ठीक है, चलिए। तो ये भी एक अभी महत्वपूर्ण रूप से सीबीआई के संदर्भ में यहाँ आया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन की भर्ती में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच का आदेश दिया। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। एक याद रखिएगा, आर्टिकल 131 याद रख लीजिए, जहां केंद्र बनाम राज्य के संदर्भ प्रस्तुत होते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार है ना। और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का सीबीआई जांच आदेश रद्द कर दिया। मुख्य कारण क्या था? असाधारण परिस्थिति नहीं थी, राज्य पुलिस की निष्पक्षता पर कोई ठोस प्रमाण नहीं थे, सीबीआई जांच का आदेश देने में न्यायिक संयम आवश्यक होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांत हमने लिए। सीबीआई बनाम राजेश गांधी, विनीत नारायण बनाम भारत संघ, ये बड़ा महत्वपूर्ण केस माना जाता है। ये एक्चुअली जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है ना, उसके संदर्भ में भी इसको महत्वपूर्ण मानते हैं। और इसमें जैन हवाला एक संदर्भ, इसमें एक डायरी मिली थी एक्चुअली हवाला कांड से रिलेटेड, और वहाँ कुछ महत्वपूर्ण इस प्रकार के दृष्टांत मिले थे। 97 का केस है, बड़ा पुराना। तो सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है ना, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उससे भी ये रिलेटेड है, याद रखना है आपको। और ये सीबीआई बनाम डॉक्टर आर किशोर और सीपीआईओ सीबीआई बनाम संजीव चतुर्वेदी। तो ये 4 केसेस का संदर्भ है, ये विशेष रूप से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीबीआई निदेशक की नियुक्ति समिति 3 सदस्य समिति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित न्यायाधीश, ठीक है। सीबीआई की देखिए संस्थानों की, आयोगों की संरचना आती है, खूब पढ़ रखा है आपने, मैं एक निवेदन और करूंगा, आप लोगों ने खूब पढ़ा हुआ है, खूब पढ़ रखा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जो पढ़ा है उसको रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। अभी लगातार जो बिल्कुल फाइनल मोमेंट तक भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं लेकर आ रहा हूँ, लगातार लेकर आ रहा हूँ, है ना। आप लोग भी कई मुझसे आग्रह कर ही रहे हैं, तो जो जो मैं ला सकता हूँ लाऊंगा ही, प्रयास पूरा रहेगा। बाकी आपने कर रखा है, अपनी तैयारी पर संतोष रखिए, है ना, संतुष्ट रहिए अपनी तैयारी पर, है ना। आपको तो वैसे भी जो पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चर के एग्जाम के लिए तो 10 दिन का और एक्सटेंशन मिला हमको, है ना। पहले 26 तारीख को था, वो 6 तारीख को है पेपर, तो एक 10 दिन का एक्सटेंशन भी तो मिला। तो बस थोड़ा सा मतलब सकारात्मक रहकर तैयारी को रखिए, सकारात्मक रहिए, तैयारी खूब अच्छे से कर रखिए आपने, ईश्वर पर भरोसा रखें, अपने गुरुजन पे भरोसा रखें, और अच्छा ही होगा, ईश्वर अच्छा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदू मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण और तिरुपति लड्डू विवाद, ये अभी बड़ा महत्वपूर्ण मसला रहा, जहां तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर में प्रसाद के रूप में दिए जाने वाले तिरुपति लड्डू में मिलावटी घी पाए जाने से विवाद उत्पन्न हुआ। इस घटना के बाद हिंदू मंदिरों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने की मांग तेज हो गई। एक चीज आपने देखने की कोशिश करी होगी, मैंने जो भी पॉइंट लिए उनका पॉलिटी में, इसलिए करंट अफेयर का मतलब है कि उनका या तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई आर्टिकल, या संसद का कोई कानून, या कोई संविधान संशोधन, या सुप्रीम कोर्ट का कोई डिसीजन, इससे उनको जोड़ा है ना। इसीलिए हमने इनको यहाँ पॉलिटी में करंट अफेयर के रूप में पढ़ाया है। आगे बात समझिए, एक होता है ओवरऑल करंट अफेयर्स, मैंने पहले आईआर का करंट अफेयर कराया और अब मैंने पॉलिटी का करंट अफेयर, तो जो करंट अफेयर हम पढ़ रहे हैं उसका पॉलिटी में क्या संदर्भ है वो हम यहाँ देख रहे हैं ना। तो अब ये जो बिंदु है, देखिए जरा, भारत में पूजा स्थलों का प्रबंधन कैसे होता है। आर्टिकल 26 याद रखिए, आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक जो हमारे कार्य हैं उनके प्रबंध की स्वतंत्रता की हम बात करते हैं ना, जहाँ चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व है, उसका अर्जन है, उसका प्रबंधन है, उसका प्रशासन, इसकी हम बात करते हैं। तो हिंदू मंदिर, अधिकांश हिंदू मंदिरों का प्रबंधन राज्य सरकारों के नियंत्रण में है। देवस्थान विभाग होता है, हम जानते हैं। कई राज्यों ने विशेष कानून बनाकर मंदिर प्रशासन को नियंत्रित किया है। अनुच्छेद 25(2), ठीक है, के तहत सरकार को धार्मिक संस्थाओं की आर्थिक सामाजिक गतिविधियों के विनियमन का अधिकार है। आर्टिकल 25 जहां आता है अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी धर्म को मानने, उसका पालन और प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता। वहां लिखा जाता है कि भाई जैसे कहीं जो चढ़ावा आ रहा है, तो चढ़ावे का जो गिनती वगैरह होती है, हम सभी जानते हैं। जैसे यहाँ अपने राजस्थान में चित्तौड़ में सांवलिया सेठ जी का मंदिर है ना, तो वहाँ जो चढ़ावा आता है उसकी जब आता है, अखबारों में खूब आता है आजकल, तो यूट्यूब पे भी इंस्टा पर जो रील आती है कि भाई 1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए ऐसा चढ़ावा निकल रहा है, पता नहीं कितना कितना निकलता रहता है ना। तो वहाँ देखते हैं कि पूरा चाक चौबंद व्यवस्था रहती है, पुलिस प्रशासन, और वहाँ जो कर्मचारी होते हैं वो सारा वहाँ नोट गिन रहे हैं। कभी आप समय मिले यदि जाएं वहाँ मंदिर देखेंगे। यदि उस समय मैं गया था एक बार, तो उस समय उसी दिन जो है वो गिनती भी चल रही थी, और वो जो है दर्शनार्थी भी जा रहे थे। तो कई दर्शनार्थी तो जो है
वो जो चढ़ावा था उसकी फोटोज ले रहे थे, है ना। तो मुझे लगा कि जो जिनके दर्शन करने आए हैं अपन, उनकी फोटो लें, अगर अनुमति हो, और नहीं भी तो चलिए उनको देख लेते हैं। ये तो उनका, उनको चढ़ाया जा रहा है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उन्हीं का है, ठीक है, उन्हीं को समर्पित है, उनसे ही अपन प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो खैर एक बात है संदर्भ, तो ऐसा बहुत सारे मंदिरों में होता है, बहुत सारे जगह चढ़ावा जो आता है, तो वो स्टेट उसका प्रबंधन करता है ना, कर सकता है। और इस्लाम और ईसाई धर्म का संदर्भ देंगे, पूजा स्थलों का प्रबंध समुदाय आधारित बोर्ड या ट्रस्टों के द्वारा किया जाता है। बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का संदर्भ आ जाता है। ये आमतौर पर सरकारी हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए विवाद भी अभी चल रहा है, सामान्य रूप से देखा जाता है। सिख, जैन और बौद्ध मंदिर, इनका प्रबंधन भी कुछ हद तक सरकारी विनियमन में होता है, लेकिन समुदाय की भागीदारी प्रमुख होती है ना। अभी वक्फ बोर्ड का जो विषय आया था, उस पर एक वीडियो बना रखा, उसको देख लीजिए, हो सकता है क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाए ना। सिख, जैन, बौद्ध मंदिर, इनका प्रबंधन भी कुछ हद तक सरकारी विनियमन, लेकिन समुदाय की भागीदारी उसमें प्रमुख रूप से देखी जाती है। जैसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है ना, देश भर में जो सिख गुरुद्वारे होते हैं उनका प्रबंधन वो कमेटी करती है ना। देश भर के जितने गुरुद्वारे हैं, जितने भी उनका रख रखाव, उनका प्रबंधन, उससे रिलेटेड उनका योगदान होता है, ठीक है। तो ये एक धार्मिक विषय है, निश्चित रूप से आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 का संदर्भ आता है। धार्मिक संस्थाएं संविधान की समवर्ती सूची में आती है ना, ये थोड़ा ध्यान रखिए, जिससे राज्य और केंद्र सरकार दोनों कानून बनाने का अधिकार है। जैसे श्री माता वैष्णो देवी श्राइन अधिनियम है ना, तीर्थ स्थान जो अधिनियम 1988 जम्मू कश्मीर में। कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय है। शिरूर मठ बनाम आयुक्त आर्टिकल 26 के तहत धार्मिक संस्थाओं को स्वतंत्र प्रबंधन का अधिकार। रतिलाल गांधी बनाम बॉम्बे राज्य, पन्नालाल पित्ती बनाम आंध्र प्रदेश का मामला, और स्टेनिस्लाव बनाम मध्य प्रदेश बड़ा महत्वपूर्ण केस माना जाता है, जहां ये कहा गया था कि जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, धर्म परिवर्तन के लिए किसी को बाध्य करना जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा नहीं होगा, है ना, उसका निषेध वहां पर किया गया है। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया, प्रारंभ और उद्देश्य। 10 वर्ष पूरे हुए हैं 2024 में, इस वजह से हमने ये देखने का प्रयास किया है इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण चीजें हैं। 25 सितंबर 2014 को इसका प्रारंभ हुआ मेक इन इंडिया का। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत सरकार का कौन सा, क्योंकि ये बड़ा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, लगातार चर्चा होती है, तो ये पूछ सकते हैं निम्न से कौन से कार्यक्रम ने 2024 में 10 वर्ष पूरे किए। उद्देश्य भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, विदेशी पूंजी आकर्षित करना, स्थानीय उत्पादन वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देना। कोविड में बहुत ही हमने सुना नारा, रोजगार सृजन, औद्योगिक विकास और आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देना। मेक इन इंडिया 2.0 वर्तमान चरण, 27 प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया, जैसे रक्षा, रेलवे, बीमा, चिकित्सा उपकरण। भारत को वैश्विक विनिर्माण शक्ति, मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी स्थापित करने पर जोर दिया गया है ना। और इसमें इसके 4 स्तंभ बताए गए हैं। नई प्रक्रियाएं हैं, नवीन अवसंरचना आधारभूत जो होती है, नए क्षेत्र, और एफडीआई जो विदेशी प्रत्यक्ष निवेश है ना। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, यानी कि जो यहाँ व्यवसाय जनित जो स्थितियां हैं उसमें किस प्रकार की सुधार होता है। नौकरशाही बाधाओं को कम किया गया है, कागजी जो पत्रावलियां चलती हैं, जो अनुमति वगैरह लेने में टाइम लगता है, उनको कम किया गया है। स्टार्टअप्स और जो लघु और सूक्ष्म जो उद्योग है, मध्यवर्ती जो उद्योग है, उनको सहूलियतें दी गई हैं। औद्योगिक गलियारे वगैरह, स्मार्ट सिटी, हम सभी जानते हैं स्मार्ट सिटी राजस्थान में है, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, और भी जहाँ भी होंगी, आप देख लीजिएगा एक बार। स्मार्ट सिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी स्मार्ट सिटी में आती है क्या, देख लीजिएगा आप, है ना। मुझे जयपुर और अजमेर, उदयपुर का ध्यान है, फिर भी आप कंफर्म कर लीजिएगा अपने लिहाज से, ठीक है। बौद्धिक संपदा अधिकार क्यों पूछ लेते हैं आजकल के राजस्थान की कि कौन कौन शहर स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत है इत्यादि, है ना, तो वो देख लीजिएगा इसको। और आधुनिक टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है ये इत्यादि, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। इसमें प्रमुख योजना है पीएम गति शक्ति योजना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से रिलेटेड, आईआर में भी हम पढ़ते हैं इन चीजों को, ठीक है। और सेमिकॉन इंडिया, जिसमें सेमीकंडक्टर इत्यादि से रिलेटेड है, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति, और स्टार्टअप इंडिया 2016, ठीक है। स्टार्टअप तो बड़े महत्वपूर्ण इस समय चर्चित है सबसे ज्यादा। फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें कर सुधार, जीएसटी से रिलेटेड व्यवस्था, 101वां संविधान संशोधन, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, और स्थानीय औद्योगिक गलियारा, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सीएमएस सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज, इसने एक बड़ा महत्वपूर्ण स्टडी आई है। 2024 के जो लोकसभा चुनाव थे उसमें विभिन्न राजनीतिक दलों ने कुल मिलाकर लगभग 10,000 कितने 1 लाख करोड़ है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए। ये थोड़ा सा आप रट लीजिएगा। भारत में चुनाव की स्थिति जो है, चुनावी खर्च की सीमा, लोकसभा बड़े राज्यों के लिए मतलब उम्मीदवार की अधिकतम सीमा, राजनीतिक दलों की तो होती नहीं है खर्च की सीमा, उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपए है। लोकसभा बड़े राज्यों और छोटे राज्यों में 75 लाख रुपए। विधानसभा चुनाव बड़े राज्यों में 40 लाख रुपए, छोटे राज्यों में 28 लाख रुपए। तो ये रट लीजिएगा, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। 95 के साथ 75 को याद कर लीजिए, 40 के साथ 28 को याद कर लीजिए। 95 75 लोकसभा के लिए, 40 और 28 विधानसभा के लिए, है ना। राजनीतिक दलों पर कोई व्यय सीमा लागू नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1951-52 में एक उम्मीदवार का औसत व्यय 25,000 रुपए था। आज देख लीजिए बढ़कर कितना हो गया, है ना, अब 75 से 95 लाख रुपए तक पहुंच गया, 300 गुना।
ये इतना खर्च हुआ करता था। एक ये ध्यान रखिए, राजनीतिक दलों को 20,000 रुपए से अधिक के दान के लिए वार्षिक योगदान रिपोर्ट चुनाव आयोग को देनी होती है, जो कि चुनाव के 75 दिनों के भीतर देता है राजनीतिक दल। उम्मीदवार 30 दिन के भीतर देता है ना, ये डिफरेंस याद रखिएगा। प्रमुख कानूनी प्रावधान इसमें जो जनप्रतिनिधि कानून है 1951, उसकी धारा 77, जो कि नामांकन से लेकर मतदान तक सभी खर्चों का लेखा जोखा रखते हैं। धारा 78 कहता है परिणाम घोषित होने के 30 दिन के भीतर खर्च विवरण जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपा जाएगा। फिर विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम जो है 2010, राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों, चुनावी संस्थाओं को विदेशी फंडिंग प्रतिबंधित किया गया है। एक इसमें ध्यान रखिएगा, इंद्रजीत गुप्त समिति और विधि आयोग है ना, इंद्रजीत गुप्ता समिति और विधि आयोग की सिफारिशों में जहां ये कहा गया था कि राज्य कोष इसके लिए बनाया जाए अलग से, और वहां से जो है राज्य निधि से चुनावी खर्च प्रदान किए जाए, है ना। जैसे कोई कूपन दे दिए जाए कि भाई आपको 10,000 लीटर जो है पेट्रोल आप भरा सकते हो, इतना आपके, या यहाँ से आपको बैनर मिल जाएंगे, यहाँ से आपकी जो है खाने खाने पीने की सामग्रियां मिल जाएंगी, इत्यादि इत्यादि। वो कोष की इन्होंने सिफारिश करी थी, है ना। ये महत्वपूर्ण रूप से याद रखना, इंद्रजीत गुप्ता समिति। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A को वैध ठहराया गया है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नागरिकता अधिनियम 1955 का बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान करती है, जो असम में 24 मार्च 1971, तो ये कट ऑफ डेट है 24 मार्च 1971 की। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ उस समय खासकर 1960 से 1970 के बीच में जो पूर्वी पाकिस्तान में उत्पीड़न किया गया पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के द्वारा, तो वहां से जो उत्पीड़ित जन समुदाय था, जो बांग्लादेशी मुस्लिम थे, वहाँ उनका वे भारत की ओर, भारत के नॉर्थ ईस्ट की ओर, और नॉर्थ ईस्ट का उस समय इतना पुनर्गठन हुआ नहीं था जैसा आज हम देखते हैं, तो असम में बहुत उनकी बसावट देखी गई है। तो वहाँ के जो स्थानीय निवासी होते हैं उनको ये होता है कि हमारे संसाधनों में बोझ पड़ रहा है, भूमिपुत्र की अवधारणा प्रस्तुत होती है, तो ये विवाद का विषय रहा है। इससे मैंने आपको गत्यात्मकता वाली क्लास में बताया था पिछली क्लास में कि 1979 में ऑल जो असम स्टूडेंट्स यूनियन आसू नाम का संगठन बना, बाद में वो असम गण परिषद राजनीतिक दल के रूप में प्रस्तुत हुआ। प्रफुल्ल कुमार महंत जो है वो सीएम बने, बाद में 1985 का असम समझौता किया गया। फिर एनआरसी का संदर्भ आता है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का, वहां पर 1979-80 से वो शुरू हो गया था, तो वो मामला चलते रहता है। तो अभी इस अधिनियम की धारा 6A का संदर्भ था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैध ठहराया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं बहुत सारे यहाँ से। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, धारा 6A वैध है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 और 7 का उल्लंघन नहीं करती। धारा 6 अलग समय सीमा पर आधारित है, 24 मार्च 1971 तक आए प्रवासी नागरिकता के पात्र हैं। असमिया संस्कृति को नुकसान का कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। जनांकी की बदलाव होने के बावजूद असमिया पहचान सुरक्षित है। आर्टिकल 29(1) का संदर्भ है। आर्टिकल 29(1) क्या कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित जो इसमें क्या कहा गया कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति को जो है सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा, यानी पहचान का जो अधिकार है आर्टिकल 29 सेक्शन 1 में आता है। हम जानते हैं आर्टिकल 29-30 संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, मूल रूप से वैसे अल्पसंख्यकों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, लेकिन 29 और 30 में भी अगर विकल्प हो तो आर्टिकल 30 जो विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यक शब्द आता है, धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक। 29 में कहा जाता है कि नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को जो है बनाए रखने का अधिकार होगा, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें आर्टिकल का संदर्भ आया है। फिर धारा 6 क्या है, असम समझौते के तहत नागरिकता अधिनियम से जोड़ी गई है। ये 3 कट ऑफ डेट है इसमें, 1 जनवरी 66 से पहले, 66 से 24 मार्च 71 और फिर 25 मार्च 1971। तो ये कट ऑफ डेट आप याद रखेंगे। असम समझौता 1985 याद रखिएगा, और धारा 6 इसी समझौते को लागू करने के लिए लाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया धारा 6A संविधान सम्मत है, और नागरिकता निर्धारण ऐतिहासिक भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है। असम की संस्कृति, भाषा की रक्षा के लिए पर्याप्त संवैधानिक प्रावधान मौजूद है। ठीक है, तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। विषम संवाद में पूछ सकते हैं, जिसको असम्य संवाद बोलते हैं, वहां भी ये पूछा जा सकता है ना। और छठी अनुसूची भी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के संदर्भ में होती है। तो ऐसे क्वेश्चन इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं ना, जो पेपर बनाते हैं वो जानते हैं इन सब बातों को, और मैं इसीलिए इन चीज़ों का निवेदन करता हूँ। और ईश्वर की कृपा से वो ठीक ठाक अपना जो एक अनुमान है मैक्सिमम बार ठीक ठाक बैठ ही जाता है ना, कि उससे रिलेटेड चीज़ें वहाँ आ जाती हैं। तो मैं इसीलिए थोड़ा व्यापकता रखने का प्रयास करता हूँ। और आप सभी का जो धन्यवाद है कि आप सभी सुनते हैं मुझे, है ना, जुड़ते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है साहब। पंथ निरपेक्षता और समाजवाद, है ना, इस पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं लगती रहती हैं। सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण क्या है देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका खारिज कर दी जिसमें इन शब्दों को प्रस्तावना से हटाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा ये शब्द संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है, उनका भारत में विशिष्ट और अलग अर्थ है, पश्चिमी अर्थ से भिन्न। और लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1989 संशोधन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि राजनीतिक दलों को समाजवाद और पंथ निरपेक्षता की शपथ लेना अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। ठीक है,
क्योंकि जब भी कोई दल के लिए अपने आप को पंजीकृत कराता है उसे ये शपथ लेनी होती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक बताया। बंधुत्व के साथ जोड़ा गया प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता समाजवाद जैसे शब्दों को। ये थोड़ा सा केसेस देख लीजिएगा, पंथ निरपेक्षता से रिलेटेड है। सरदार ताहिरुद्दीन सैयदना 1962, केशवानंद भारती 73, ये सबसे महत्वपूर्ण केस है। पंथ निरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा का भाग घोषित किया गया है, संघवाद को आधारभूत ढांचे का भाग घोषित किया है। आर्टिकल 356 की व्याख्या हुई है इसमें। इस्माइल फारूकी केस को महत्वपूर्ण रूप से याद रखिएगा, ठीक है। अरुणा रॉय का मामला है और अभिराम सिंह का मामला है, जहां चुनावों में धर्म जाति आदि का प्रयोग भ्रष्ट आचरण माना जाएगा। जनप्रतिनिधि ने धारा 123(3) की बात की गई है ना, याद रखिएगा। समाजवाद का मामला है, केशवानंद भारती समाजवाद को मूल ढांचे का हिस्सा बताया गया। कर्नाटक राज्य बनाम रंगनाथ रेड्डी, मेनका गांधी केस, मिनर्वा मिल्स का केस बड़ा महत्वपूर्ण, संजीव कोक का केस है ना। आर्टिकल 39(b)(c) और 31(c) का संदर्भ दिया है, जहां सार्वजनिक संसाधनों का सामूहिक हित में वितरण सुनिश्चित करना समाजवादी आदर्शों का भाग है ना। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये भी एक अभी 2024 में महत्वपूर्ण डिसीजन आया, जहां 9 न्यायाधीशों की पीठ ने डिसीजन दिया 8 और 1 के बहुमत से कि राज्यों को औद्योगिक जो शराब है, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, उसको विनियमित करने का अधिकार है, राज्यों को भी। ये फैसला किस मामले में आया? सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला था 89 का, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश, उसको खारिज किया। उसमें केंद्र को नियंत्रण दिया गया था, अब इसमें राज्यों को भी नियंत्रण दिया गया है ना। फैसले के मुख्य बिंदु क्या है कि नशीली जो वस्तु, उसका अर्थ केवल नशा देने वाला नहीं बल्कि जहरीला भी है, टॉक्सिक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने व्याख्या की औद्योगिक शराब का दुरुपयोग संभव है, इसलिए राज्य नियंत्रित कर सकते हैं। ये अपने को विशेष याद रखना है। संवैधानिक सूचियां कि जो अल्कोहल है या नशीले पदार्थ है, उनका संदर्भ कहाँ कहाँ आता है, या इससे रिलेटेड जो मामले थे, तो संघ सूची में उद्योग राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्र संघ सूची में है, समवर्ती सूची में 33 है, या एंट्री 52 है संघ सूची में, समवर्ती में 33 है। औद्योगिक शराब का व्यापार वितरण राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आ सकता है। राज्य सूची एंट्री 8 शराब पर कर लगाने और नियमन का अधिकार है ना। आबकारी जो विषय होता है, वैसे भी राज्य सरकारों के पास अधिकार होता है ना, इसलिए कई राज्य सरकारें जो होती हैं वो शराबबंदी ऐसे विषय लागू करती हैं, हम जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है ना। फिर चौधरी टीकाराम जी बनाम उत्तर प्रदेश का मामला, सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, और अभी 2024 का फैसला, इसको याद रखें। न्यायिक तर्क है कि इससे राज्य जो है उनकी आमदनी में वृद्धि होगी जब नियंत्रण करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद ये फैसला राज्यों की राजस्व क्षतिपूर्ति देगा, वित्तीय स्वायत्ता, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था, औद्योगिक शराब के अवैध उपभोग को रोकने और स्थानीय स्वास्थ्य नीति लागू करने में राज्यों को अधिक ताकत मिलेगी। साथ ही संविधान के संघीय ढांचे की पुष्टि, यह फैसला भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत करता है। ग्रैनविल ऑस्टिन साहब का नाम याद रखिएगा, सहकारी संघवाद जब भी आए है ना, महत्वपूर्ण रूप से उनका नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने 2024 में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। महत्वपूर्ण था क्योंकि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद पहली बार चुनाव हुए थे और पहली बार के चुनाव का रिजल्ट, और इसलिए महत्वपूर्ण हो गया। आर्टिकल 164 सेक्शन 3, मुख्यमंत्री अन्य मंत्रियों को राज्यपाल या उपराज्यपाल शपथ दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर चूंकि केंद्र शासित प्रदेश से शपथ उपराज्यपाल द्वारा दिलाई गई है ना, ये ध्यान रखेंगे। उमर अब्दुल्ला धारा 370 हटने वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर के, मैं इसको एक बार देख लूंगा कि इसका संदर्भ 164(3) से आ रहा है या जो आर्टिकल 239 से 242 के संदर्भ में, एक बार थोड़ा कंफर्म कर दूंगा इसको, है ना। एक पिछले वाली स्लाइड में एक क्वेश्चन हमने कंफर्म कर दिया है ना, कुछ विद्यार्थियों ने ध्यान दिलाया था, टेलीग्राम पर मैंने उसका सूचना डाल दी थी, ठीक है। समझाने मैंने सही समझा दिया था, लेकिन बोर्ड पे गलत ऑप्शन लिख दिया था। जयप्रकाश नारायण जी वाला क्वेश्चन था जिसमें डी ऑप्शन था, समझाते समय मैंने डी ऑप्शन वाली लाइन बोली थी, लिखते समय सी लिख दिया था बिंदु। तो कुछ विद्यार्थियों ने ध्यान दिलाया था, सभी का आभार है। और मैंने फिर एक उसका स्क्रीनशॉट लेकर हमने टेलीग्राम पर डाल के और उसमें लिख दिया था, है ना। ऐसे इसको भी देख लूंगा, अगर वो चेंज होगा तो बता देंगे, अन्यथा ये तो है यहाँ पर, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये घटना ऐतिहासिक है क्योंकि इससे पहले राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। सरकार के गठन के साथ ही वहां राष्ट्रीय शासन का समापन हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट परिसर में न्याय की देवी की नई प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। परंपरागत न्याय की देवी की आंखों पट्टी होती थी जो हटा दी गई, सत्य की स्पष्ट दृष्टि का प्रतीक है। प्रतिमा के हाथ में तराजू, दूसरे हाथ में संविधान है। ये दर्शाता है कि भारत में न्याय जो है वो संविधान के अनुसार दिया जाता है, प्रतिशोध से प्रेरित नहीं है। प्रतिमा भारतीय साड़ी में है, पहले पाश्चात्य परिधान था। ये भारतीय सांस्कृतिक पहचान और औपनिवेशिक प्रतीकों से हटने का संकेत देती है। ये हमारी टीम ने ये पिक्चर ली है, इमेज, ये जो पुराना लोगो, पुरानी प्रतिमा रहती थी, ये नई प्रतिमा आ गई है, ठीक है। तो ये संस्थानों में देखिए चीज़ें होती हैं, औपनिवेशिक जो विरासत है उसके प्रतीकों को हटाने की बात की जाती है और एक नई चीज़ें, गतिशीलता है ये लोकतंत्र।
ये दिया गया है। तराजू का अर्थ क्या है? तर्क और तथ्य के आधार पर न्यायिक संतुलन। संविधान भारत में न्याय का एकमात्र आधार है। आंखें खुली, स्पष्ट दृष्टि, पक्षपात रहित विवेक। साड़ी भारत की सांस्कृतिक स्वायत्ता और औपनिवेशिक मानसिकता से दूरी। ठीक है, तो सांस्कृतिक स्वायत्ता का प्रतीक, सांस्कृतिक स्वायत्ता का प्रतीक, ठीक है, और औपनिवेशिक मानसिकता से दूरी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय, प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य का मामला, 2024 का मामला। ठीक है, अब कुछ स्लाइड्स बच रही हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज लगभग 1 घंटे से ऊपर क्लास हो गई है। इसको 2 पार्ट में ले लेते हैं। अभी लगभग 1 घंटे क्लास और बच रही है इसमें, तो कल इस क्लास को ले लेंगे, तो ताकि 2 टुकड़ों में क्लास रहेगी तो थोड़ा ज्यादा हमको अच्छे समझ में आ जाएगी। और 1-1 घंटे की 2 घंटे क्लास है। वो अभी तक क्लास थी शायद 1.5-2 घंटे क्लास थी। मैं थोड़ा सा आज कुछ कामों में बिजी भी रहा। कल ये क्लास का पार्ट 2 आ जाएगा और दोनों क्लास की फिर जो पैनल पीडीएफ है वो एक साथ कंबाइंड रूप में कल हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और बिल्कुल सकारात्मक बने रहिए। फटाफट देखते आइए क्लासेस, और 1-2 चीजें और अभी मैं महत्वपूर्ण लाने का प्रयास कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर मैं वो इस एग्जाम से रिलेटेड ला पाऊंगा। पहले कल इसका जो पार्ट 2 है उस पर हम बात करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, तो मिलता हूं कल इस टॉपिक पर आप सभी से, इसके पार्ट 2 पॉलिटी का करंट अफेयर। नमस्कार, धन्यवाद।